हेलो एवरीवन। रिवीजन क्लास चल रही थी और जहाँ पे हमने छोड़ा था आज उसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं। हॉर्टिकल्चर की हमने बात करी थी और हमने पढ़ा था प्लांट ब्रीडिंग। हॉर्टिकल्चर में आज हम देखेंगे भाई ग्राफ्टिंग के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट आता है और आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बनते हैं, और फिर थोड़ा प्लांट ब्रीडिंग में बात करेंगे पेडिग्री मास सिलेक्शन के रिगार्डिंग। हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले ग्राफ्टिंग का क्वेश्चन है और जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, समझो और इसका आंसर करो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है आपसे, पहला क्वेश्चन देखो, पहला पता होना चाहिए आपको कि ग्राफ्टिंग होता क्या है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर इसके जल्दी से लिखो। भाई ग्राफ्टिंग मतलब क्या हुआ कि मान लो कि एक प्लांट ये रहा, ठीक है, और दूसरा प्लांट ये रहा, दोनों अलग अलग प्लांट है, ठीक। अब इसका रूट स्टॉक अच्छा था, बढ़िया था, बहुत अच्छा रूट स्टॉक है, मतलब रूट बड़ी अच्छी बनाता है ये, रूट इसका ज़्यादा इफेक्टिव है। इसकी रूट अच्छी नहीं है बट जो फ्रूट है वो इसके ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। अब ये तरीका है कि हम इन दोनों प्लांट को एक साथ जोड़ दें कि इसकी रूट्स मिल जाएंगी और उसका क्या होगा, फ्रूट मिल जाएगा। तो इसी को हम इसी के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्राफ्टिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। पर अब ऐसा नहीं है कि आपने देखा भाई राइस की दो वैरायटी है तो बड़ी अच्छी लग रही है, इनको आपस में ग्राफ्ट करा दें, नहीं होगा। बनाना आप बोलते हो कि भाई बनाना को हम आपस में ग्राफ्ट करा दें, नहीं होगा, हर जगह पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि भाई जब भी ग्राफ्टिंग करी जाती है तो कैम्बियम लेयर को आपस में जोड़ा जाता है। किसको? कैम्बियम लेयर। ये प्लांट है, इसके अंदर होती है इस तरीके से कैम्बियम लेयर होती है, ठीक है। और इसी कैम्बियम लेयर को क्या करते हैं, जो दूसरा वाला हम स्टेम लेके आएंगे उसकी कैम्बियम लेयर के साथ और दोनों प्लांट की कैम्बियम लेयर को मिलाते हैं और इसी से ये एक प्लांट एक साथ जुड़ जाते हैं। और ये कैम्बियम लेयर आपकी डाइकोट्स में होती है और मोनोकोट में अब्सेंट है। तो आप ग्राफ्टिंग जो है मोनोकोट लाइक बनाना नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि भाई अंदर से स्टेम होलो होती है, खाली स्टेम होती है अंदर से, तो कहाँ से जुड़ेगा, वो कैम्बियम होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, ग्राफ्टिंग की बात। तो अब क्वेश्चन पढ़ो क्या है। अब ये आप समझ गए ना, जो हमने यहाँ पे बनाया कि भाई इसका फ्रूट चाहिए और नहीं इसका रूट चाहिए, तो जिसका रूट चाहिए उसको हम बोल देंगे रूट स्टॉक, और जिसका हमें ऊपर वाला पार्ट या फ्रूटिंग वाला पार्ट चाहिए उसको हम बोल देंगे क्या, साइन बोल देंगे, ठीक है। तो साइन को हम क्या करते हैं, रूट स्टॉक के साथ जोड़ देंगे, जिसको हम बोलेंगे ग्राफ्टिंग। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कई बार ऐसा होता है कि भाई हम साइन को काटेंगे और रूट स्टॉक के ऊपर जोड़ देंगे, है ना। साइन को यहाँ से काटा, रूट स्टॉक को भी काटा और साइन को इसके ऊपर लाके जोड़ दिया, ठीक है। अब इसके अलग अलग तरीके हैं। इस वाले तरीके में क्या होगा, हम लोग साइन को नहीं काटेंगे, हम क्या करेंगे कि साइन की मान लो ये जो ब्रांच है, साइन को हमने इस तरीके से लेके आए और इस प्लांट के साथ जोड़ दिया, चिपका दिया, ठीक है। थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पे हल्का सा इसकी ब्रांच में कट लगाएंगे, थोड़ा सा रूट स्टॉक वाले में कट लगाएंगे और आपस में जोड़ के बांध देंगे इसको, ठीक। ये इसकी खास बात है कि भाई प्लांट अभी हमने अलग नहीं किया है, अभी भी ये अपने रूट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। रूट स्टॉक तो अपनी रूट से जुड़ा है पर सायन भी अपनी रूट स्टॉक से जुड़ा है। जब तक ये दोनों आपस में ढंग से अटैच नहीं हो जाते तब तक इनको अलग नहीं किया जाता है। ये होता है किसमें, ये होता है इन आर्चिंग के अंदर, ठीक है। ये किसमें होगा, इन आर्चिंग के अंदर होगा, जिसको हम लोग अप्रोच ग्राफ्टिंग भी कह देते हैं, ठीक। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये आपको मैंगो के अंदर देखने को मिल जाएगा, मैंगो साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन इस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पे क्या किया गया है, यूनियन इस्टेब्लिश होने के बाद ही दोनों प्लांट्स को अलग किया गया है, ठीक है। चलो आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कह रहे भाई इन एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जो सीडलिंग यूज करते हैं, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग का नाम जरूर सुना होगा आपने, ठीक है। क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग को स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है, ठीक है। कह रहे कि भाई मैंगो के केस में एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग करी जाती है तो उसमें आइडियल एज क्या होती है साइन की, कितने एज का साइन को यूज किया जाता है, 1 महीने का, 2 हफ्तों का, 4 हफ्तों का या फिर 1 साल का। भाई मैंगो के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। मैंगो के रिगार्डिंग अपन बात करें तो हमने पहला कौन सा बोला है, इनआर्चिंग। इन आर्चिंग होगा साउथ इंडिया में, मैंगो की बात कर रहा हूँ सिर्फ, साउथ इंडिया में इन आर्चिंग होगा। फिर एक आता है विनीर ग्राफ्टिंग, अगली स्लाइड में देख लेते हैं विनीर ग्राफ्टिंग भी ब्रीफ में क्या आसान होता है। विनीर ग्राफ्टिंग को अपन साइड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं, ये भी आपका मैंगो में होगा नॉर्थ इंडिया में। और फिर एक आता है आपका एपिकोटाइल, एपिकोटाइल को स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है और ये भी आपका साउथ इंडिया में ही मैंगो का प्रोपोगेशन है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो 2 हफ्ते की सीडलिंग, आप कह सकते हो 10 से लेके 15 दिन पुरानी सीडलिंग का यूज किया जाता है किसमें, एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग में। ना 1 महीना ना 4 हफ्ते, 1 महीना 4 हफ्ते एक ही बात है वैसे, है ना। 1 साल का भी यूज नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा, बी ऑप्शन 2 वीक्स जाएगा, ठीक है। तो 10 से 15 दिन का जो आपका यहाँ पे क्या होता है, सीडलिंग होता है, उसको एज अ साइन यूज किया जाता है। तो बी ऑप्शन जिसने किया बिल्कुल ही सही किया।
तो यहाँ पे भाई विनीर ग्राफ्टिंग की भी बात कर लेते हैं, विनीर ग्राफ्टिंग या साइड ग्राफ्टिंग की बात करिए, ठीक है। इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे देखो, ये रहा नीचे वाला रूट स्टॉक, और जो अपन सायन होगा उसमें इस तरीके से स्लांटिंग कट देंगे और इसको साइड में लाके इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो साइड में लाके इंसर्ट कर रहे हैं, इसलिए विनीर ग्राफ्टिंग को साइड ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। कहाँ? नॉर्थ इंडिया, मैंगो में, नॉर्थ इंडिया में यूज करते हैं। बाकी एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग मैंने आपको बता दिया, 10 से 15 दिन का सीडलिंग यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। चलो भाई, हाँ ग्राफ्टिंग का एक और फायदा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। ग्राफ्टिंग का एक और फायदा होता है भाई, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए हमारा प्लांट जितनी जल्दी फ्रूटिंग दे दे, कल ही फ्रूटिंग दे दे, हम तो ये चाहते हैं ना, पर देगा नहीं इतनी जल्दी, ठीक है। ग्राफ्टिंग से यही होता है कि थोड़ा सा जो उसका रिप्रोडक्टिव टाइम है वो कम हो जाता है, थोड़ा जल्दी जो है प्लांट वो फ्रूटिंग देने लगता है ना, फायदा हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग व्हाट इज द टिपिकल रिलेशनशिप बिटवीन रूट स्टॉक एंड साइन। कह रहे कि भाई क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इनार्चिंग हमने देख लिया, विनीर ग्राफ्टिंग हमने देख लिया, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग हमने देख लिया, अब आ रहा है क्या? क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग। तो भाई क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग की सबसे खास बात ये है कि उसका सायन और रूट स्टॉक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। ये अगर उसका रूट स्टॉक है बड़ा सा, ठीक है, तो उसका साइन इतना बड़ा नहीं होता, उसका साइन छोटा सा होता है, ठीक है। इसमें देखो करते क्या है, क्लेफ्ट मतलब क्या हुआ? क्लेफ्ट को हम लोग स्प्लिट ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, है ना। स्प्लिट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को स्प्लिट कर देना, फाड़ देना, उसी को तो बोलते हैं स्प्लिट। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो रूट स्टॉक है उस पर इस तरीके से स्प्लिट कर देते हैं, उसको इस तरीके से बीच से काट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो साइन होगा उसको यहाँ पे लेके आएंगे और रख देंगे। दो दो साइन भी एक साथ लगा सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि कैम्बियम जो है वो मैच करना चाहिए। अगर कैम्बियम लेयर यहाँ पे है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग साइन को लगाएंगे। तो ये रूट स्टॉक है जिसको हम बीच से फाड़ते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, दो हम लोग साइन एक साथ लगा सकते हैं। समझ रहे हो आप कि रूट स्टॉक काफ़ी बड़ा है, रूट स्टॉक की एज, उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, और जो हमारे साइन है वो छोटे छोटे से हैं। तो यहाँ पे रूट स्टॉक होगा आपका थिकर देन द साइन। रूट स्टॉक काफ़ी चौड़ा होता है और जो साइन होता है वो काफ़ी आपका क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो सॉफ्ट फूड ग्राफ्टिंग चलो ग्रेप में। बाकी क्लेफ्ट और स्प्लिट ग्राफ्टिंग, यहाँ देख रहे हो ना ये वाला पार्ट, इसको हमने क्या किया, बीच से ऐसे स्प्लिट किया और दो साइन यहाँ पे हमने इसको लगा दिया कि कैम्बियम लेयर मैच हो जाए और ये क्या कर जाए, फिर ये प्लांट ग्रो कर जाए। तो ये आपकी खास बात है किसकी, क्लेफ्ट या फिर स्प्लिट ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में एक चीज़ और ध्यान में रखना, जब भी हम ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो ग्राफ्टिंग आपको देखने को मिलता है डोरमेंट पीरियड में, जनरली विंटर के आसपास, या फिर जब प्लांट के अंदर सेफ फ्लो थोड़ा कम होता है। जब भी हम बडिंग की बात करते हैं तो बडिंग आपको देखने को मिलेगा एक्टिव सीजन में। एक्टिव मतलब जैसे मानसून वगैरह, जब क्या होता है प्लांट के अंदर सैप या फिर फ्लोएम के अंदर क्या है, फूड बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको एक्टिव सीजन में बडिंग करी जाती है, ठीक है। तो ये था आपका क्लेफ्ट या फिर स्प्लिट ग्राफ्टिंग। अब पीयर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन आया। अब भाई ऐसा भी नहीं होता कि सारे डाइकोट हम लेके आए और हमने आपस में मिलाया और ग्राफ्टिंग हो गई, नया प्लांट बन गया, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी भी देखने को मिलती है कि भाई दो अलग अलग वेराइटी थी, नहीं करी मैच तो नहीं करी, नहीं ग्रो करा, ठीक है। इसके भी अलग अलग टाइप हैं कि मतलब हो सकता है कि मतलब अलग अलग टाइप हैं इसके, ठीक है। लोकलाइज्ड है, ट्रांसलोकेटेड है, पार्शियल इनकम्पेटिबिलिटी है, डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीयर ट्रीज के अंदर डबल वर्किंग करी जाती है, कौन सी टाइप ऑफ ग्राफ्टिंग की इनकम्पेटिबिलिटी को रिमूव करने के लिए। अब देखो पीयर के अंदर क्या होता है, पीयर की एक वैरायटी जिसको हम बोलते हैं बार्लेट, ठीक है, और इसका एक और वैरायटी जिसको हम बोलते हैं क्विंस, और एक आता है ओल्ड हू, तीन वेराइटीज हैं, ठीक है। इसको हम एज ए साइन यूज करेंगे, इसको हम एज ए रूट स्टॉक यूज कर लेंगे, सायन यूज कर लिया हमने और रूट स्टॉक यूज कर लिया। बट इनके बीच क्या होता है, इनके बीच ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी है, ठीक है। इनका जो क्या है, ग्राफ्टिंग नहीं हो पाती, हम इनको जोड़ देंगे आपस में, ये ठीक से यूनियन इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एक इंटर स्टॉक यूज करते हैं, ठीक है। वर्ड ध्यान में रखो, क्या लिखा, इंटर स्टॉक। ये क्या करता है कि बार्लेट और क्वींस रूट स्टॉक के बीच में हम थोड़ा सा ओल्ड हूफ की भी ग्राफ्टिंग कर देते हैं, ठीक है। तीन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो बार ग्राफ्टिंग कर दी कि हमें क्या करना है, बार्लेट को हमने ओल्ड हूफ के साथ, ओल्ड हूफ को हमने यूज कर लिया। जो बार्लेट और क्वींस ठीक से नहीं जुड़ रहे थे उनको ठीक से जोड़ने के लिए हमने एक इंटर स्टॉक यूज किया है जिसको हम ओल्ड हूफ कहते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि हमने दो बार ग्राफ्टिंग कर ली, या फिर दो यहाँ पे मतलब बार्लेट को हमने क्वींस के साथ भी ग्राफ्ट किया है और ओल्ड हूफ के साथ भी ग्राफ्ट किया है। तो दो बार यहाँ पे काम हुआ है, इसलिए हमने इसको डबल वर्किंग भी कह दिया, ठीक है। ये जनरली लोकलाइज्ड इनकम्पेटिबिलिटी जिसको नॉन ट्रांसपोर्टेड
ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी भी कहा जाता है, उसको रिमूव करने के लिए करा जाता है। ठीक है, तो आपको लोकलाइज इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो पीयर के अंदर देखने को मिलती है। उसके अलावा कई सारे हैं, जैसे कि एक डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी। डिलेड इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब मान लो जैसे वॉलनट का होता है, ठीक है, वॉलनट के केस में क्या होता है, उसका एक रूट स्टॉक है जिसे हम कहते हैं पैराडॉक्स रूट स्टॉक। अब इस रूट स्टॉक के साथ अगर आपने ग्राफ्टिंग करी तो ग्राफ्टिंग हो जाएगी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या होगा, 20 साल के बाद जाके आपको दिखेगा कि भैया प्लांट ठीक से क्या कर रहा है, प्लांट ठीक से एक्ट नहीं कर रहा। ठीक, प्लांट ठीक से एक्ट नहीं कर रहा है, उसमें नेक्रोटिक स्पॉट्स वगैरह बनने लगते हैं, तो डिलेड ग्राफ्टिंग है। उस टाइम कुछ नहीं पता चला, 10 साल में कुछ पता नहीं चला, 20 साल के बाद जाके पता चला कि नहीं भाई ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी थी कि वो कंपेटिबल थे नहीं, तो इसलिए कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही होगा। तो पार्शियल ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी होता है, लोकलाइज्ड भी होता है, ट्रांसलोकेटेड भी होता है, और डिलेड ग्राफ्टिंग इनकम्पेटिबिलिटी भी होता है। ठीक है, तो आपको इतना बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बट इंपॉर्टेंट चीज़ एटलीस्ट इसके बारे में भी पता होनी चाहिए। चलो बताओ भाई, वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोपोगेशन की बात कर रहा है, कह रहे कि व्हाट इज द प्राइमरी कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन फॉर स्ट्रॉबेरी प्लांट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन ये वाला पूछ लेता है ना। तो कह रहे भाई स्ट्रॉबेरी के अंदर कौन सा मेथड है प्रोपोगेशन का। ये देखो भाई स्ट्रॉबेरी का प्लांट दिख रहा होगा। अब ये इसकी लीफ एक्सिल है, व्हाट इज दिस, इट इज लीफ एक्सिल ऑफ स्ट्रॉबेरी, और यहाँ लीफ के एक्सिल से निकलती है एक स्टेम, दिस इज स्टेम, या फिर आप बोल दो स्पेशलाइज्ड स्टेम जो हॉरिजॉन्टली ग्रो होती है, स्पेशलाइज्ड स्टेम। ठीक है, जो क्या हो रही है, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से ग्रो करेगी और फिर एक जगह जाके रूट्स वूट्स बनाएगी और प्लांट यहाँ पे पूरा का पूरा बन जाएगा। तो ये जो बीच में आपका स्ट्रक्चर है, जो स्टेम ये ग्रो करते हुए जा रही है, इसी को हम बोलते हैं क्या, रनर, इसको कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई स्ट्रॉबेरी के अंदर मेथड ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, तो जिसने भी रनर किया बिल्कुल सही किया। ठीक है, आ जाओ भाई नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, ये बात हो गई स्ट्रॉबेरी की स्पेशलाइज्ड स्टेम की बात हो गई, तो दिस इज रनर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई बनाना कल्टीवेशन में कौन से टाइप के शकर से हम प्रोपोगेशन करते हैं। बनाना के अंदर दो टाइप के शकर होते हैं, एक से हम प्रोपोगेशन करते हैं, दूसरे को हम रिमूव करते हैं। तो भाई वही पूछ रहा है, कह रहे हैं कि भाई वाटर शकर को हम यूज करेंगे और शॉर्ट शकर जो बनाना के अंदर होते हैं उसको हटा देंगे। शॉर्ट शकर का यूज करेंगे, वाटर शकर को हटा देंगे, या दोनों को यूज करेंगे, या किसी को भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो भाई बनाना के अंदर जब भी बात करता है तो मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज थ्रू शॉर्ट शकर्स। किसके थ्रू होता है, शॉर्ट शकर के थ्रू होता है, और वाटर शकर्स को हम लोग प्रोपोगेशन के लिए यूज नहीं करते। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, रनर की बात की थी, रनर जैसा ही आपको स्टोलन भी देखने को मिलेगा, जिसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बरमूडा ग्रास है ना, बरमूडा ग्रास एंड मिंट है। शकर की बात करें तो शक्कर, जो शकर्स होता है, सकरिंग वर्ड आपने सुना होगा, सकरिंग मतलब क्या होता है कि शकर्स निकलने लगते हैं। और जो जनरली ये शकर्स होते हैं ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना कि जो शकर्स होते हैं ये सॉइल में नीचे से निकलते हैं। सॉइल में क्या होता है, ये शकर्स नीचे से ऊपर की तरफ निकलते हैं, जबकि आपकी हम बात करें डनर की, स्टोलन की, तो ये सॉइल में इतनी ज़्यादा नीचे नहीं होते, जनरली क्या होते हैं सॉइल सरफेस पे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये जो शॉर्ट शकर्स है इनको हम यूज करते हैं, जो वाटर शकर्स है इनका यूज हम नहीं करते, इनको रिमूव कर देते हैं या फिर वाटर शकर की डी सकरिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो शकर जो है किस में यूज करते हैं, बनाना में। बनाना में भी कौन से शकर प्रोपोगेशन के लिए यूज हो रहे हैं, शॉर्ट शकर हो रहे हैं। अब क्या पूछ रहा है, ये तो देखो आसान है, अभी थोड़ा सा भी ध्यान दे रहे होगे ना अगर पिछली दो स्लाइड में, तो ये क्वेश्चन बता दोगे, है ना। क्यों बता दोगे, कह रहे कि भाई कौन सा प्लांट है जिसमें ऑफसेट लेटरल शूट बनती है। ठीक है, कह रहे कि भाई ऑफसेट टाइप ऑफ प्रोपोगेशन का एग्जांपल बता दो, डेट पाम, बरमूडा ग्रास, मिंट, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैंने आपको बताया कि भाई बरमूडा ग्रास और मिंट जो है वो स्टोलन के थ्रू प्रोपोगेट होता है। डेट पाम की अगर अपन बात करते हैं, डेट पाम हो गया, पाइनएप्पल हो गया। ठीक है, तो इन सब में आपका क्या यूज होता है, इन सब में ऑफशूट यूज होता है या फिर ऑफसेट जो है ये यूज होता है। तो डेट पाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ देखो भाई इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनने लगता है, पूरा आपको बेबी प्लांट सा दिख रहा होगा, यही है क्या, ऑफशूट है, और ये आपका यहाँ पे मेथड, इसका क्या है, मेथड ऑफ प्रोपोगेशन है, जो पूरा का पूरा डेट पाम का प्लांट बना सकता है। ठीक है, पाइनएप्पल भी एग्जांपल है, वाटर हाइसेंथ, पिस्टिया वगैरह होते हैं, ये भी आपका क्या है, ऑफशूट के थ्रू ही क्या कर रहे हैं, प्रोपोगेट कर जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो ध्यान में रखना। पाइनएप्पल के रिगार्डिंग एक बड़ी खास बात है। ठीक है, हाँ पाइनएप्पल रह गया, पाइनएप्पल में 3 तरीके होते हैं जिससे प्रोपोगेशन होता है। पाइनएप्पल में सबसे पहला आपका क्राउन। ठीक है, क्राउन क्या हुआ भाई, ये रहा पाइनएप्पल, ऊपर का पोर्शन क्राउन है, इसको इस तरीके से काट देते हैं। ठीक है, और ये जो क्राउन पोर्शन है इसी को प्लांट कर देते हैं और यही रूट बना के पूरा प्लांट बना देता है। ठीक है,
दूसरा स्लिप। इस तरीके से आपने देखा होगा इसका प्लांट होता है पाइनएप्पल का, नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, देख लेना। ठीक है, इस तरीके से कुछ प्लांट होता है। तो जो मेन स्टेम होती है ना जिसमें प्लांट वगैरह लगा होता है, उसी को आप उसी के पास एक और ब्रांच होती है जिसको हम स्लिप बोलते हैं, और उससे भी प्रोपोगेशन किया जाता है। और एक और होता है क्या, सकर्स। सकर भी होते हैं, 3 तरीके होते हैं भाई पाइनएप्पल में मेथड ऑफ प्रोपोगेशन के, ग्राउंड, स्लिप एंड सकर। तो ये 3 तरीके हैं जिससे पाइनएप्पल में प्रोपोगेशन किया जाता है। तो ये थे प्लांट ब्रीडिंग में मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। अभी बडिंग वाला पार्ट बचा है जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, पर अभी प्लांट ब्रीडिंग की बात है तो प्लांट ब्रीडिंग करते हैं अभी अच्छे से। ठीक है, तो देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मास सिलेक्टेड वेराइटीज है। भाई कह रहे हैं मास सिलेक्शन अगर आपने कर दिया तो वेराइटीज क्या होंगी, क्या जेनेटिक बेस बहुत ब्रॉड होगा, एडेप्टेशन उनका बड़ा अच्छा होगा, बहुत वाइड एडेप्टेशन होंगी, या हेरिटेबल वेरिएशन होगा, मतलब उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलेगा आपको जो नेक्स्ट जनरेशन में भी जा सकता है, या ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, अभी आपको आइडिया लग गया, ऑल ऑफ दीज देखते ही नहीं जाना। ठीक, बट भाई अगर मास सिलेक्शन की बात करता है तो देखो भाई मास सिलेक्शन की जब भी हम बात करते हैं ना, तो मास सिलेक्शन में क्या होता है, आपको मिलती हैं ग्रुप ऑफ प्योर लाइन्स। ठीक है, पिछली क्लास में आपको याद होगा तो मैंने बोला था क्या कि कभी भी एक सिंगल अगर हम बात करते हैं प्योर लाइन की, तो प्योर लाइन के अंदर कोई भी वेरिएशन नहीं होता। अगर हम एक सिंगल प्योर लाइन के अंदर जाएंगे तो इसमें आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, पर आप ग्रुप ऑफ प्योर लाइन्स की बात करोगे मतलब अलग अलग प्योर लाइन है, तो अलग अलग प्योर लाइन में वेरिएशन देखने को मिलता है। आप बहुत सारी प्योर लाइन है तो फिर आप सिलेक्शन कर सकते हो, पर एक सिंगल प्योर लाइन है तो उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। अलग अलग प्योर लाइन में वेरिएशन होता है और आप सिलेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, तो भाई अलग अलग यहाँ पे प्योर लाइन आपको देखने को मिलेंगी। जेनेटिक बेस यहाँ पे फिर ज़्यादा होता है, अडेप्टेशन भी ज़्यादा होगा। वैरायटी जितनी ज़्यादा डिफरेंट होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होता है, अडेप्टेशन का चांस बढ़ जाता है और हेरिटेबल वेरिएशन भी होगा। इसका आंसर डी ऑल ऑफ दीज ही जाएगा। ठीक है, तो भाई प्योर लाइन की बात करें तो होमोजाइगस हिट्रोजिनस होती है, ये मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन है। ठीक है, मास सिलेक्शन की बात करें तो हिट्रोजीनस हिट्रोजाइगस और हिट्रोजीनस होती है। अब आप सोच रहे हो हिट्रोजाइगस क्या है, हिट्रोजीनस क्या है, तो याद रखना जब भी ये बात करें जीनस के रिगार्डिंग, हिट्रोजीनस होमोजीनस। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे जाइगस के रिगार्डिंग, तो दोनों में डिफरेंस समझ लो। जीनस की जब भी बात करता है तो ये पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बात करता है। जैसे मान लो कि बोला कि ये पॉपुलेशन होमोजीनस है, होमोजीनस मतलब वो क्या हो सकती है, वो होमोजाइगस हो सकती है, कैपिटल है, वो स्मॉल है होमोजाइगस भी हो सकती है। ठीक है, हेट्रोजीनस की जब भी बात करते हैं होमोजीनस में क्या करेगा, पूरी एक पॉपुलेशन की बात करता है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे होमोजीनस की, होमोजाइगस की, जाइगस मतलब वो सिर्फ एलील्स की बात करता है, वो सिर्फ जीन्स की बात करता है, पूरी पॉपुलेशन की बात वहाँ पे नहीं करता है। अगर हम बात करें उसी तरीके से आपका जीनस में क्या हो गया, पॉपुलेशन के रिगार्डिंग बात होगी, जाइगस में क्या हो गया, सिर्फ जब हम एलील की बात करेंगे कि भाई होमोजाइगस है। ठीक है, ये होमोजाइगस हो गए या फिर हिट्रोजाइगस है। जब हम एलील की बात करेंगे तो वो होगा आपका क्या, होमोजीनस, सॉरी होमोजाइगस। और जब भी हम बात करेंगे पूरी पॉपुलेशन की तो वो आपका क्या जाएगा, वो आपका जीनस के टर्म में जाएगा, जब हम पूरी पॉपुलेशन की जीन की बात करने लगते हैं। ठीक है, तो इनके बीच का थोड़ा सा डिफरेंस जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे प्योर लाइन में कोई सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि भाई वेरिएबिलिटी नहीं होती है किसके अंदर, एक प्योर लाइन के अंदर, पर ग्रुप ऑफ प्योर लाइन के अंदर क्या होगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसका यूज सिर्फ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में, इसका दोनों में ही यूज किया जाता है। ठीक है, भाई वेरिएबिलिटी नहीं है तो फिर ये क्या है, ज़्यादा यूनिफॉर्म होंगी, और बहुत ज़्यादा यूनिफॉर्म है तो बहुत ज़्यादा कंडीशन को नहीं झेल पाएंगे। ये थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म है, उसके कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या हुआ भाई, अलग अलग वेरिएशन है, अलग अलग वेरिएशन है तो अलग अलग क्लाइमेट को भी थोड़ा झेल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे। चलो अब कह रहे भाई पेडिग्री मेथड से जो वैरायटीज बनाई जाती हैं वो वैरायटी इनमें से क्या होगी, होमोजाइगस होगी या होमोजीनस होगी या हाईली यूनिफॉर्म होंगी या ऑल ऑफ दीज होगी। तो भाई पेडिग्री मेथड में एक दो चीज़ें जल्दी से जान लो। ठीक है, पेडिग्री मेथड, चलो आप मुझे इसका आंसर करो, मैं 1 मिनट में आया, आप जल्दी से इसका आंसर करो। पेडिग्री ब्रीड वेराइटी एज होमोजाइगस होमोजीनस हाईली यूनिफॉर्म ऑल ऑफ दीज, पता होना चाहिए आपको पेडिग्री मेथड का यूज किस चीज़ के लिए किया जाता है।
चलो भाई, गला बैठ जाते हैं ना बोलते बोलते। पेडिग्री ब्रेड वैरायटी एज। देखो पेडिग्री मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि अगर वेरिएशन ऑलरेडी वैरायटी में प्रेजेंट नहीं है तो हमें थोड़ा एक वेरिएशन क्रिएट करना है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कराया तो बनेगा F1। उसके बाद क्या करेंगे, इनकी स्पेस प्लांटिंग करने लगेंगे, ठीक है, F2। मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा पेडिग्री की, बट एक चीज़ बताऊंगा। F2 से सिलेक्शन पेडिग्री में स्टार्ट होता है, ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। क्या होगा, F2 से यहाँ पे सिलेक्शन जो है वो पेडिग्री के अंदर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी इसके बाद सेल्फिंग वगैरह कराएंगे, उनके वापस से सिलेक्शन करेंगे, तो ये सब पूरा प्रोसेस चलता है पेडिग्री मेथड में। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, F1 वैरायटी तो बन गई, उसके बाद बार बार सेल्फिंग ही तो कराई जाती है, और सेल्फिंग कराने से क्या होगा, जो वैरायटी बनेगी वो होमोजाइगस, होमोजीनस और हाईली यूनिफॉर्म वैरायटी बनेगी, ठीक है। जो लास्ट में यहाँ पे बनेगा वो भी प्योर लाइन ही बनेगा। जनरली आपका सेल्फ पॉलिनेटेड के लिए पेडिग्री का यूज किया जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत इसका यूज क्रॉस पॉलिनेटेड में भी होता है, मेन जो इंपॉर्टेंट रोल है इसका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में किया जाता है। कि क्या कि हमने वेरिएशन के लिए पहले हाइब्रिडाइजेशन कराया, F1 बना। F1 तो आपका क्या होता है, उसमें आपका वेरिएशन नहीं होता, तो F1 में हम कोई सिलेक्शन कर नहीं सकते क्योंकि सारी वैरायटी एक जैसी होगी। पर F2 में क्या होगा, वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा और F2 से सिलेक्शन स्टार्ट होता है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखना, जो F6 F7 जनरेशन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी, उसमें हम प्रोजेनी सिलेक्शन करते हैं, प्रोजेनी सिलेक्शन, ये पॉइंट और ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सीड हार्वेस्ट करते हैं। F6 में हम क्या करते हैं कि हम देखो, मान लो कि एक प्लांट है, उसकी हमने प्रोजेनी इस तरीके से लगा दी, 3 रोज में लगा दी। ये कई सारे प्लांट थे, ठीक है। एक की हमने ऐसे लगाई, दूसरे की हमने ऐसे लगाई, ऐसे अलग अलग प्लांट की अलग अलग प्रोजेनी लगाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन प्रोजेनीज के बीच में सिलेक्शन करते हैं। हम कहते हैं कि भाई इस प्लांट की प्रोजेनी अच्छी नहीं है, उड़ाओ, इसकी अच्छी नहीं है, उड़ाओ, इसकी अच्छी है रखो, इसकी अच्छी है रखो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेनीज के बीच में सिलेक्शन करते हैं, कहाँ, F6 F7 जनरेशन के बीच में। तो 3 क्वेश्चन हो गए, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन F2 में सिलेक्शन करते हैं पेडिग्री में, और F6 F7 में हम लोग प्रोजेनी सिलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये आपके यहाँ 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑल ऑफ दीज ही है जो यहाँ पे आंसर जाएगा, ठीक है। बाकी वही लिखा है भाई, पेडिग्री आपको पता होना चाहिए, पेडिग्री रिकॉर्ड क्या होता है पूरा रखते हैं भाई, किसका क्रॉस कराया, कब कराया, कहाँ से कराया। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में क्या करते हैं, वैरायटी डेवलपमेंट के लिए, और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में जब इनब्रीड डेवलप करना होता है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। चलो बाकी मैंने आपको ये दोनों पॉइंट जो लास्ट में लिखे हैं ये दोनों भी बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब कह रहे भाई कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क मेथड। अब भाई पेडिग्री मेथड सबकी बस की बात नहीं है, है ना। पेडिग्री मेथड क्या है, अब आप एक एक चीज़ नोट करते रहो, किसका क्रॉस कराया, कब कराया, क्यों कराया, ठीक है, सब नोट करते रहो, पूरा हम लोग पेडिग्री रिकॉर्ड बनाते हैं। बल्क मेथड में इतना क्या है, इतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ना इतने लेबर लगाने, ना इतना वो करना है। कॉन्सेप्ट ऑफ बल्क ब्रीडिंग मेथड वाज डेवलप बाय, बल्क ब्रीडिंग मेथड का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था, राइट ने, निल्सन एले ने, जेनसन ने, या फिर हार्लैंड ने। तो भाई बल्क मेथड डिस्कवर किया था, डेवलप किया था किसने, निल्सन एले ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन अगर किया है तो बिल्कुल सही आंसर जाएगा, ठीक है। चलो तो पेडिग्री मेथड तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। हाँ बल्क ब्रीडिंग, चलो इसके बाद थोड़ा सा बल्क ब्रीडिंग भी देख लेंगे। पेडिग्री में हमने कहा था जो वैरायटी बनेगी वो होमोजाइगस होगी, होमोजीनस होगी, पूरी यूनिफॉर्म होगी। बट यहाँ पे अगर हम बल्क मेथड की बात करें तो वैरायटी क्या होगी, होमोजाइगस, होमोजीनस, मोर अडेप्टेबल, या ऑल ऑफ दीज। देखो बल्क ब्रीडिंग की बात करें, पेडिग्री में जो वैरायटी बन रही है वो भी आपकी ऑलमोस्ट प्योर लाइन है। बल्क मेथड में भी हम बार बार सेल्फिंग काफ़ी बार कराते हैं, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे भी सेल्फिंग जो है काफ़ी बार कराते हैं। जो बल्क मेथड में लाइन बनती है वो आपका ग्रुप ऑफ प्योर लाइन है, मतलब कई सारी आपको प्योर लाइन देखने को मिलती है। प्योर लाइन मिल रही है मतलब होमोजाइगस, होमोजीनस होगी, ठीक है। उसके अलावा मोर अडेप्टेबल है, क्योंकि कई सारी प्योर लाइन है तो उनके बीच में वेरिएबिलिटी कुछ ना कुछ होगी, जिस वजह से वो अडेप्टेबल थोड़ा ज़्यादा होंगी। तो इसका आंसर जो है वो डी ऑप्शन जो है सही जाएगा। तो भाई बल्क मेथड में वही लिखा है कि भाई पहली चीज़ पेडिग्री रिकॉर्ड वगैरह की कोई ऐसी जरूरत है नहीं। बाकी ये भी आपका सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में वैरायटी डेवलपमेंट के लिए क्या करा जाएगा, इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। पेडिग्री में भाई आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है, देखते हैं कि भाई ये प्लांट अच्छा है इसकी प्रोजनी लगा दी, ये प्लांट अच्छा है उसकी प्रोजनी लगा दी। बल्क मेथड में आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी होता है, साथ में नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, क्योंकि भाई इतने सालों तक लगातार उसकी जनरेशन ग्रो करती जा रही है, ग्रो करती जा रही है कि जो वीकर प्लांट होगा वो खुद ही रिमूव हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत नेचुरल सिलेक्शन भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। बट वही है कि भाई 14-15 साल लग जाते हैं पूरे बल्क मेथड करने में, ठीक है। पेडिग्री में भी आपके 11-12 साल तक लग जाते हैं, बल्क मेथड में उससे भी ज़्यादा टाइम लग
जाता है, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे वैरायटीज़ डेवलप करी जाती है। आई होप समझ में आई होंगी कुछ चीज़ें। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके ही आगे कंटिन्यू करेंगे, हॉर्टिकल्चर में बडिंग वगैरह से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, और बाकी प्लांट ब्रीडिंग में भी जहाँ पे आज हम थे इससे आगे हम बढ़ेंगे। सिंगल सीड डिसेंट मेथड वगैरह क्या होता है यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। आई होप सेशन समझ में आया होगा। तो बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। भाई पढ़ो बड़े अच्छे से, एग्जाम आ गया एकदम पास, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और रिविजन क्लास के साथ बाकी आप लोग जुड़े रहिए।